मैदाने जंग में आज की बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। दरअसल सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने अब अपना समर्थन वापस ले लिया है और हरियाणा सरकार के सीएम नायब सिंह सैनी के लिए अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। दरअसल इन विधायकों ने जिन्होंने अपना समर्थन हरियाणा सरकार से वापस लिया है, उन्होंने अब कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर पूरी तरह हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की तक मांग की है। दरअसल 23 मार्च को ही विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने फ्लोर टेस्ट क्लियर किया था और अब 6 महीने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं संभव है। ऐसे में हरियाणा सरकार के लिए अब एक मुसीबत की घड़ी है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि उसकी सरकार हरियाणा में पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उन निर्दलीय विधायकों का बयान जिन्होंने हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। भारतीय जनता पार्टी को जो हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को अब नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हमने अपना समर्थन दे रखा है। आज हम इन अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन तो निर्दलीय विधायकों की बात आपने सुनी जो हरियाणा सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी परेशान नजर नहीं आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोई विधायक कहीं भी जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके समर्थन में कई ऐसे विधायक आ सकते हैं वो जो उनके समर्थन में हैं, जो उनसे बातचीत में हैं, जो कि हरियाणा सरकार को आगे चलकर समर्थन दे सकते हैं। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है, इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। तो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब कांग्रेस भी हरियाणा सरकार पर पूरी तरह हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला किया है और नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की मांग कर दी है। ये लगता है कि ये मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। ऐसा है जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। तो कांग्रेस तो इस पूरे मामले पर हमलावर है ही, वहीं विधायकों के पाला बदलने के बाद अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनका जिनकी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाए वो चले गए, ऐसे में अब ये जनता फैसला करेगी कि आखिर आगे क्या करें। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। कांग्रेस लगी हुई है तो उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है।
वही मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, सबसे पहले तो बताइए कि आखिर चल क्या रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस हमलावर है, विधायक ने पाला बदल लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह अभी परेशान नहीं नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि कोई बेचैनी नहीं है, विधायक हमारे साथ ही हैं, कई ऐसे विधायकों का समर्थन हमें आगे चलकर मिल सकता है। आखिर क्या चल रहा है इस वक्त सरकार के अंदर? देखिए गोनिका, अगर मैं पूरे घटनाक्रम पर नजर डालूं तो ये पूरे का पूरा जो कहानी शुरू होती है ये दरअसल मार्च के बाद जिस तरह से जेजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया, उसके बाद ये पूरी सरकार जो थी बीजेपी की सरकार, वो 6 निर्दलीय विधायकों और एक जो गोपाल कांडा की पार्टी है उसके समर्थन पर टिकी हुई थी। अब क्योंकि 2 विधायक जो थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सिरसा के रतिया से जो है रंजीत चौटाला ने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि दोनों लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में 90 विधानसभा वाली जो ये पूरी हरियाणा विधानसभा है, इसमें 90 विधायक हैं और अब 88 विधायक रह गए हैं और इसके बाद अब मेजोरिटी के लिए 45 विधायक चाहिए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास अब 43 रह गए हैं, क्योंकि जो 3 विधायक हैं वो कांग्रेस के समर्थन में आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो इसलिए दावा कर रही है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक तो जेजेपी के 2 से 3 विधायक जो हैं वो लगातार सरकार के साथ टच में हैं और वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं। तो लिहाजा पार्टी सरकार को इस समय तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो जेजेपी के ऊपर इस समय सारा दारोमदार निर्भर करता है कि जेजेपी क्या कांग्रेस को समर्थन देगी, क्योंकि हमेशा से अगर पिछले 4.5 साल की बात करें तो जेजेपी और बीजेपी ने इकट्ठी सरकार चलाई है हरियाणा के अंदर। लेकिन अब क्या जेजेपी समर्थन देगी, क्योंकि 30 विधायक कांग्रेस के हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो ये होगी कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आना, क्योंकि 6 महीने अभी तक अविश्वास प्रस्ताव कोई अभी यहाँ पर कोई सदन भी नहीं चल रहा है और ऐसे में राज्यपाल के ऊपर यह पूरा निर्भर करता है कि राज्यपाल अगर चाहे तो वो सदन को बुलाकर विश्वास प्रस्ताव जो है उस पर पूरी चर्चा नजर हरियाणा के सियासी घटनाक्रम पर है कि जेजेपी आखिर क्या करती है, जेजेपी आखिर किसका साथ देती है और हरियाणा की सरकार का आगे का भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ये तो बात हमने हरियाणा की अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद को लेकर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से ये सवाल पूछा कि आपको वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य, ये आप खुद ही चुनिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान इसलिए दिया क्योंकि पुणे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठन ने मुसलमानों से मोदी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। पीएम मोदी ने इसके लिए विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हताश और निराश विपक्ष अब वोट जिहाद की अपील कर रहा है। बीजेपी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शय पर ही मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील कर रही है। इसी बीच जमात के प्रोग्राम का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें मुसलमानों से यह अपील की जा रही है कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट करें, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट करें। बाकायदा मंच पर उन उम्मीदवारों के नाम तक पढ़े गए जिनके लिए वोट जिहाद की अपील की गई है। और इसके अलावा सबसे पहले हम आपको पुणे के उस प्रोग्राम का वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये अपील की गई, जिसमें यह कहा गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस और शरद पवार के उम्मीदवारों के लिए मुसलमान वोट करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदलकर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। और हमको जालिमों को रोकना है, जालिमों को जुल्म से रोकना है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे बड़ा जालिम कौन है। कुल जमाती तंजीम ने ये फैसला किया है जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोल्हे साहब को कि हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं। मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वाघेरे की हिमायत करते हैं।
तो जिन नेताओं के नाम मंच पर पढ़े गए, जिन नेताओं के पक्ष में मुसलमानों से वोट करने की अपील की गई, उसमें से एक लोकसभा क्षेत्र बारामती भी है, लेकिन बारामती में अब वोट डाले जा चुके हैं। अब बाकी 3 लोकसभा ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वोटिंग होनी अभी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वोट जिहाद पर करारा प्रहार किया। उन्होंने इसका 2 टूक जवाब दिया और उन्होंने जनता से कहा कि आपको चुनना है कि आपको वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? तो पहले उत्तर प्रदेश और अब महाराष्ट्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठनों ने जहां वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में मोदी को हराने की बात की है, अपील की है, वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर सवाल उठाया। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग को इस बात पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। कांग्रेस और इंडिया अलायंस, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, यह कहा जा रहा है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि वोट जिहाद कीजिए। ये तो बात वोट जिहाद की थी, लेकिन अब बात करते हैं मायावती की, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कि उन्होंने अपने विरोधियों तक को सकते में डाल दिया। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। हालांकि आकाश के बिना आनंद कुमार पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन मायावती ने आकाश को इमेच्योर बताया और ये कहा कि अभिषेक आनंद इमेच्योर है और इसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया अपने एक्स के पोस्ट पर भी किया। दरअसल सीतापुर की रैली में बीजेपी सरकार पर आकाश आनंद ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद वो लगातार सुर्खियों में आ गए और उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया, जिसमें आकाश आनंद को इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व बताते हुए मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी?
वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बसपा और बीजेपी के बीच में साठगांठ की बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि मायावती का ये एक्शन बीजेपी और बसपा के बीच में साठगांठ का ही नतीजा है। ये किसी भी राजनीतिक दल का फैसला होता है कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे। उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है, बसपा को मान्यवर। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अब तक वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के नेता को अमेठी के चुनाव में बेहद दिलचस्पी हो रही है। स्मृति ईरानी ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के उस बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जिसमें कहा था कि अमेठी से राहुल गांधी को जिताना चाहिए। स्मृति ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से पूछा कि वो पाकिस्तान के नेता के बयान को आखिर कब नकारेंगे। लेकिन इस चुनाव में गजबबाज हुई भैया। अब तक तो मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से लड़ती थी, अब पता चला है दादा कि पाकिस्तान के लोगों ने, एक पाकिस्तान के नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। हम कहे अल्लाह, तुझे पाकिस्तान ना समझता, तुम अमेठी की चिंता करते हो। अमेठी के चुनाव में रुचि है।